नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे भाजपा के मिशन 350 प्लस और 17 पार्टियों के प्रतिपक्ष के गठबंधन की। प्रतिपक्ष 2019 में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है और बीजेपी अपने मिशन पे 350 को लेकर आगे बढ़ रही है। अमित शाह ने मिशन 350 प्लस का नारा दिया है। कैसे पूरा होगा, क्या इसके मायने हो सकते हैं, किन राज्यों में फोकस करेगी, क्या उन राज्यों में जहां बीजेपी का भी आधार नहीं है वहां खाता खोल पाएगी बीजेपी। कई ऐसे पहलू हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर अग्रवाल साहब। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार जरा देखिए क्या है पूरा मामला और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। बिहार की राजनीति में भूचाल लाने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के आला कमान ने अभी से 2019 के लोकसभा चुनाव में 350 प्लस सीटों का दावा कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ पार्टी लीडर्स के साथ मिशन 350 प्लस की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए कल एक बैठक की है। इस मिशन के साथ वे 350 सीटें जीतने पर निशाना साध रहे हैं और विशेष रूप से वो सीटें जीतने पर विचार कर रहे हैं जहां पिछली बार भाजपा नहीं जीती थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों पर हुए विचार विमर्श के साथ दक्षिण और पूर्व पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभी देर है, लेकिन भाजपा के दावों और राजनीतिक पैतरों को विफल करने के लिए शरद यादव सामने आकर खड़े हैं। नीतीश के पाला बदलते ही कांग्रेस ने भी शरद यादव को समर्थन दे दिया है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शरद यादव को निकालना करीब करीब तय माना जा रहा है और सांझी विरासत बचाओ का नारा लेकर 17 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश का हाथ पकड़ने वाली कांग्रेस ने भी संकट की घड़ी में साथ देने वाले लालू यादव और अन्य विपक्षी दलों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश को धोखेबाज भी कह चुके हैं। नीतीश जी ने अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से वो गले लग गए हैं। देखिए, राजनीति में पता लग जाता है आदमी के दिमाग में क्या होता है। क्लियरली मुझे मालूम पड़ गया था। हमें मालूम था कि 3-4 महीने से प्लानिंग चली। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में यही प्रॉब्लम है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर जाता है। कोई मतलब नियम नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये प्रॉब्लम। शरद यादव ने सीधे सीधे नई पार्टी बनाने के संकेत दे दिए हैं। भाजपा को आम चुनाव में पटकनी देने के लिए उनके साथ सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। दोनों ही तरफ से अब रणनीति बनाने और राजनीतिक चालें चलना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सत्ते में आई सत्तारूढ़ भाजपा को सांझी विरासत कितनी बड़ी चुनौती दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। 350 प्लस। तो अभी आपने देखा कि 350 प्लस अमित शाह का मिशन, जो 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के हाथ में पार्टी नई पारी सौंपने की तैयारी कर ली और उसमें जुट गई है। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष की 17 पार्टियों ने मिलाकर के, उनके प्रतिनिधियों ने मिलाकर के शरद यादव के बुलावे पर साझी विरासत के नाम पर एक कार्यक्रम किया, जिसमें विपक्ष एकता का एक नारा दिया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि संयुक्त विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट है। हालांकि 29 अगस्त को लालू यादव की पटना में जो रैली होगी उससे और तय हो पाएगा कि विपक्ष में कितने लोग वहां जुट पाते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका पे तैयारी कर रहा है और सत्ता पक्ष अपनी भूमिका पे। चलिए, श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में है। श्याम जी, 350 प्लस एक प्रचंड बहुमत का आंकड़ा छूने की कोशिश करेगी बीजेपी और अभी क्लियर मेजोरिटी मिली है 30 साल बाद किसी दल को,
और बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। मिशन को लेकर के कहा गया है कि और जो तय किया गया है अपने पूरे रणनीतिकारों के साथ में उन्होंने बैठ करके चर्चा की है। और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष, तो ये तो माना जा सकता है कि बेशक 2019 अभी दूर हो, लेकिन मुकाबला तय माना जा सकता है कि बिल्कुल दोनों तरफ से तैयारी शुरू है। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी जो 2014 के चुनाव में जिस प्रकार से बहुमत लेके आई और उसके बाद उस जिस प्रकार से काम किया, तो उनका तो हौसला बुलंद तो है निश्चित रूप से। जब से आपके बिहार में उन्होंने अपनी साझा सरकार बनाने के बाद उनकी स्थितियां और परिवर्तित हो गई। अब वो जो 320 की जगह 350 प्लस की बात करने जा रहे हैं। अब कुछ ही दिन बाद आप देखिएगा कि मुख्यमंत्रियों की, भाजपा समर्थित मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में अमित शाह ने बुलाई है। उसमें भी यही सबको मुख्यमंत्री को कहा है कि आप तैयार होके आइए और बताइए कि आपके यहाँ क्या स्थिति है भाजपा की। तो जो तैयारी कर रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो अगर जब चुनाव आ जाएंगे, जब नहीं करते, जब चुनाव की रणनीति से पहले, क्योंकि हो भी सकता है कि विधानसभा के चुनाव के साथ बीजेपी पहले ही चुनाव करा ले। ये भी स्ट्रेटेजी अभी से उन्होंने तैयारी शुरू की है। उसका परिणाम आप क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है अभी, और कुछ अपने एनडीए को लेकर के जिस प्रकार का चल रही है, तो निश्चित रूप से चाहेगी कि जिस प्रकार का शासन उन्होंने दिया है और जिस प्रकार का परिणाम उन्होंने यूपी में उनको प्राप्त हो गया, उत्तराखंड में उनको प्राप्त हो गया, तो उनका थोड़े हौसले उसी तरह से बुलंद हो रखे हैं कि, लेकिन गुजरात और आने वाले विधानसभा के कुछ और चुनाव होंगे, उसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखा जा सकता है कि बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है, लेकिन प्रतिपक्ष अभी 17 दलों के प्रतिनिधियों का एक, जिसे बीजेपी कुनबा बता रही है, या फिर कहें कि एक संयुक्त मंच बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी मंच के एक सदस्य थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, एक सारे लोग एक सर्व विपक्षी दल के नाम से एक वो बना रहे थे, एक पार्टी वो बनाने की कोशिश की थी, एक बड़ा एक अलायंस बनाएंगे और उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव पहले छिटक गए, उसके बाद नीतीश चले गए। सुशील जी, मेरा सवाल आपसे है कि एनसीपी भी इससे नदारद थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी वो भी इतने सहज नहीं है कि प्रतिपक्ष को इतने सहजता के साथ में एकजुट होने देंगे, जब नीतीश जा सकते हैं, जो नीतीश नरेंद्र मोदी का सबसे पहले विरोध करने वाले लोगों में से थे एनडीए में, जब वो वापस आ सकते हैं, तो कैसे माना जा सकता है कि सारा विपक्ष एकजुट होगा मोदी और शाह के खिलाफ? देखिए, नीतीश जी का तो खेल निराला है, वो तो जादूगर आदमी है, हवा के हिसाब से चलते हैं। उनको जो करना था वो किया, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इधर आ गए, अब स्वार्थ पूरा करने के लिए उधर चले गए। तो नीतीश जी तो गौण हो जाएंगे जब ये चुनाव आएगा 2019 में। जब तक तो नीतीश जी जो है अपना करीब करीब धरातल खो चुके होंगे। जो मैंडेट उनको मिला था, जिस आधार पर मुख्यमंत्री बने थे, जिस तरह भाजपा को उन्होंने गालियां दी, जिस तरह सुशील मोदी को उन्होंने बुरा भला कहा और फिर जाके उसी गोद में बैठ गए, तो ये नीतीश कुमार की कमजोरी है। जनता ने कोई बीजेपी के साथ तो वोट दिया नहीं था उनको, बीजेपी के खिलाफ वोट डाला और बीजेपी के खिलाफ भी जो है सरकार वहां बनी, और उसके खिलाफ आप जाकर के गठबंधन आप कर बैठे जाकर के, तो ये उनका खुद का स्वार्थ है, सत्ता की लोलुपता है। ये पलटूमार जो है कहीं कुछ भी कर सकता है। उनकी ज्यादा जनता में आने वाले समय नेगेटिविटी बीजेपी को भी सत्ता की जो खिलाफत है। आपको ये देखना होगा कि 2014 में हम जो सरकार से बाहर हुए तो हमारी सरकार लगातार 2 बार से थी, और जो पंजाब में ये गए इनकी भी सरकार वहां 2 बार थी बीजेपी की। हम जो यूपी में गए तो यूपी में हमारे जो गठबंधन हमने जिससे किया उनकी सरकार थी। हमारा जो आप देखिए कि उत्तराखंड में भी सरकार थी। तो जहां एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हम लोग हुए, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, पिछले 5 साल के अंदर 3 साल इनके निकल गए, 3 साढ़े 3 साल, अभी तो कुछ किया नहीं। अभी नए भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आपने भैया जो पुराने बातें की वादे किए थे, 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डलवाएंगे, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सारी व्यवस्था जो है आज छिन-भिन हो रही है। आपका पड़ोसियों से सब जगह आपका विवाद चल रहा है, असंतोष आपका फैला हुआ है, और जो स्थितियां चल रही हैं, तो आप जनता वोट मांगने की स्थिति में तो है ही नहीं। और आप चाहे 350 लिख दो, 360 बोल दो, 450 बोल दो, आप चाहे जो बोल दो, उससे क्या होता है? देश की जनता तय करेगी कि किसको कहां बैठाना है। जनता जब हमें विपक्ष में बैठा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो विपक्ष में जाना तय ही है, क्योंकि ये जो जुमलों की सरकार है, ये झूठी सरकार है। जनता के साथ, नौजवानों के साथ,
देश की जनता के साथ जो धोखा किया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। एजेंडा और मैं आपको एक बार योगेंद्र जी आप सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते में जा रही है जब प्रमोद महाजन और अटल बिहारी जी हुआ करते थे, साइनिंग इंडिया की बात करने लगे थे, देश के लोगों के साथ भविष्य खिलवाड़ करने लगे थे। वो स्थिति आज वापस अपने इतिहास दोहरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एमपी 350 तो छोड़ो, 50 एमपी भी जीत के आ जाए तो बता देना। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा, अपनी भूमिका निभा रहा है। जहां भी जरूरत पड़ती है राहुल गांधी जनता के कष्टों को दूर करने के लिए, मदद करने के लिए पहुंचते हैं। सारे विपक्ष के लोग एकजुट हैं। सांझी विरासत को, देश की एकता अखंडता को खतरा है। जिस तरह से काम भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग कर रहे हैं, सड़कों पे लोगों को पीटा जा रहा है और जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से लोगों में असंतोष है, एक पूर्ण बहुमत सरकार के बाद भी इतनी वापस आऊंगा वापस मैं आऊंगा आपके पास में। पूनम चंद जी भंडारी साहब भी हमारे साथ में हैं। भंडारी साहब, आम आदमी पार्टी ने अभी अपने कोई पत्ते नहीं खोले कि किसके साथ में जाएगी आम आदमी पार्टी या तीसरी ताकत के रूप में बनेंगे? देखिए, हम आए थे करप्शन के खिलाफ में जी, और हम दोनों पार्टियां को जानते थे कि दोनों पार्टियां करप्ट नहीं है जी। दिल्ली में हमने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा, इसी लड़ा हमने और जीते भी वहां पर कि जनता ने हमको खिलाफ वोट दिया। तो जहां तक हमारा सवाल ये है, हम किसी ऐसे गठबंधन में नहीं आएंगे जिन पर भ्रष्टाचार आरोप है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ममता है, इस पर कोई आरोप नहीं है तो ममता के हम साथ रह सकते हैं, लेकिन ऐसे इनके खिलाफ में जिनके बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, जिनके इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, हम किसी सूरत में नहीं जाएंगे। हम जनता को, चाहे हमें इस बार नहीं 5 नहीं 10 साल में वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सत्ता में आने के लिए नहीं आए हम आए करप्शन को दूर कैसे किया जाए। और अब देखिए, मोदी जी ने 2014 में सरकार में आते ही ये बता दिया था कि हम 2019 में सरकार बनाएंगे। क्यों? क्या वादा किया था कि मकान देंगे 2022 में। तो इनका तो एक्चुअली में बीजेपी को तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे सत्ता में कैसे आना है, सत्ता में कैसे रहना है, ये काम कर रहे हैं। अभी 2 साल 15 साल बचे हुए हैं। अरे काम करिए, जनता को काम करे दिखाइए, अपना वोट दे देगी, सीट दे जनता में। 360 प्लस ये ख्वाब बहुत देखो ना, 400 प्लस देखो ना, मैं तो कह रहा हूँ 500 देखो ना, दिक्कत क्या रही है? ख्वाब देखने कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ मोदी जी काम करे, बताइए क्या काम कर दिया आपने? वादे निभा दिए क्या? 15 लाख रुपए आपने कहा था खाते में आ जाएंगे, हो गए क्या? आपने कहा गाय का मांस का एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो हो गए क्या? देश को मजबूत कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। उस टाइम उनका दिल बहुत रोता था। तो पूछा मोदी जी वो कहाँ चले गए? कौन सा काम आपने कर दिया? चाहे राजस्थान में हो, कौन सा करप्शन कम कर दिया? पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, कौन सुखी है? व्यापारी जीएसटी दुखी हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें हैं तो प्रतिपक्ष के पास में ये माहौल, अगर इनके पास में अगर गिनाने को कुछ भी नहीं है तो प्रतिपक्ष के पास में कमियां बहुत सारी हैं, आप उनको गिनाइए। लेकिन अभी भी जो तैयारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि अभी तो प्रतिपक्ष में कौन लोग होंगे, अलायंस में कौन शामिल होंगे, कौन किस भूमिका में रहेगा, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी देखिए अपने मिशन को लेकर के चल रही है। उनका टारगेट सीधा है कि हमें 2 टर्म पूरे करने हैं। 2019 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। पौने 2 साल का वक्त है अभी। मैं आपको इतिहास की बात बताऊं, 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और 2 साल में ऐसा हो गया जैसे कांग्रेस वाला कोई है ही नहीं और जनता भी वाह वाह कर रही थी, हर काम की तारीफ हो रही थी, जबरदस्त तारीफ हो रही थी। उस टाइम लोग टाइम पर ऑफिस पहुंच रहे थे, करप्शन सा हो रहा था, लग रहा था कि वाकई बहुत बड़ा काम हो गया है और अब चुनाव में तो इनको रोक ही नहीं सकता। और जब जनता पार्टी बनी उस टाइम किसी को एक को भी उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा और क्या जबरदस्त चमत्कार होता है। जनता ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया था उस टाइम। वही मुझे लग रहा है वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है और उससे ज्यादा हालत खराब इस देश के अंदर भी हो रहे हैं। न हम कोई आंदोलन कर सकते हैं जी। तो चलिए, आप लोगों का एजेंडा साफ है कि जनता के रुख पर तय करेगा कि प्रतिपक्ष की भूमिका क्या रहेगी। आप लोगों को सिर्फ जनता के रुख का इंतजार है कि जनता... हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। आम आदमी पार्टी यहाँ तक सवाल है, हम अपना काम कर दिखा रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं, दिल्ली में काम कर दिखा रहे हैं। हम तो काम के आधार पर चलेंगे और हम किसी ऐसे गठबंधन नहीं करेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप है। चलिए, शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। 360 प्लस का टारगेट लेके चल रही है बीजेपी। वो प्रतिपक्ष 17 दल मिलकर के एक, क्योंकि देखिए 2014 का जो चुनाव था, बहुत सारी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इन लोगों का मानना है कि बिखराव को हम रोकेंगे और उस बिखराव को अगर हम रोकने में सफल होते हैं तो आज भी वोटिंग परसेंटेज को अगर प्लस करके देखते हैं तो बीजेपी की सीटों से ज्यादा होता है, हमारा वोट जो है वो उससे ज्यादा होता है। तो एक सफलता का आधार ये मान के चल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि योगेंद्र जी अपने पहले भी देखे हैं, सारे गठबंधन देखे हैं, जब तक गठबंधन की
विश्वसनीयता बाजार में नहीं होगी, जब तक सब सारे गठबंधन एक साथ हो जाएं तो भी उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 77 में सारे जो बेमेल जो गठबंधन थे वो गठबंधन होकर के, हमने भी उस गठबंधन में शामिल थे और होकर के चुनाव लड़ा और उसका परिणाम क्या आया। और उसके बाद में भी जनता दल ने और कई बार सरकार बनाई, देवेगौड़ा जी बने, आई.के. गुजराल बने और देश की जनता ने 2-2, 3-3 चुनाव 2 साल के अंदर भोगे। तो इसलिए देश की जनता उन सब बातों को भूलती नहीं है और उन बातों को भूलती नहीं है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 30 साल बाद में स्पष्ट बहुमत दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये बार बार में ये कह रहे हैं कि साहब अमित शाह ने ये 360 का या 50 का जो भी लक्ष्य रखा है, ये है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। अपन इसी मंच के ऊपर यहां पर बैठ करके यूपी के चुनाव से पहले डिस्कस कर रहे थे और यहीं कांग्रेस के भाई, मुझे मालूम नहीं है सुशील जी थे या कोई और होगा, 400 सीटों में से 100 सीट भी नहीं मान रहे थे कि बीजेपी की 100 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस वक्त अमित शाह जी ने चुनाव यूपी का होने से पहले ये कहा था कि 1 साल पहले कह दिया था उन्होंने कि भाई लक्ष्य 300 है हमारा, 300 प्लस हम सीट लेके आएंगे। और लोगों को एक हंसी लग रही थी बहुत ज्यादा, ऐसे मजाक कर रहे थे कि जैसे लग रहा है जैसे कोई 300 सीटें एकदम खाली पड़ी है। तो ये उनका अपना एक तरीका है अमित शाह जी के काम करने का कि उन्होंने ग्राउंड लेवल तक, बूथ लेवल तक जो कमेटी बनाई, बनाने के बाद में 10-10 बार उनके सम्मेलन किए यूपी के अंदर, आपकी जानकारी में है या नहीं है, 10-10 बार। और दूसरी बात, दिल्ली में बैठ करके उन्होंने बूथ कमेटी का जो एक साधारण सदस्य है उनको भी उन्होंने फोन किया, फोन करके, वो फोन नंबर की लिस्ट आती है ना मोबाइल की, तो लिस्ट में मोबाइल से उन्होंने फोन किया और फोन कर करके पता किया। तो एक रिक्शे वाले ने कहा साहब मैं बच्चे को छोड़ने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा साहब मैं रिक्शा चलाता हूं और मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूं। तो इस तरह से उन्होंने इस ग्राउंड पर तक काम किया। कौन सी पार्टी ऐसा काम कर रही है? मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने किया, इससे पहले भी बहुत लोगों ने किया, पर काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, इतनी बारीकी से, इतना बारीक मैनेजमेंट करके और काम करना। दूसरी बात यह है कि आज 17 पार्टियों की जो विपक्षी दलों की वो एक हो रही है, उसका अपने आप में ही मैसेज स्पष्ट है कि साझा विरासत बचानी है हमको, विरासत बचाओ अभियान है उनका। कि भाई जिस तरह से अपन कोई भी घर में या देश भर में या अपने शहर के अंदर कोई खंडर हो जाता है तो लोग कहते हैं हम इसको बचाओ, तो आज उस खंडर को बचाने में लगे हुए हैं। उसमें से कितने लोग आगे तक जाकर के उस अंतिम दौर तक पहुंचेंगे, कितने नहीं पहुंचेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए, और फिर दूसरी बात मैंने तो सबसे बड़ी बात कही ना, क्रेडिटेबिलिटी की बात है। जब तक आपकी साख बाजार में नहीं होगी, लोग आपको वोट नहीं देंगे, चाहे मिल जाए। अभी क्या लगता है आपको कि प्रतिपक्ष के जो दल हैं एक साझा अभियान चला रहे हैं या एक मंच पे जाने की कोशिश करें लोग, तो एक विश्वसनीयता का अभाव है अभी, सबसे बड़ा विश्वसनीयता का अभाव है। और वो जो लोग जा रहे हैं वो भी अपने आप में स्पष्ट नहीं है कि हम यहां रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कैसे लग रहा है कि विश्वसनीयता का अभाव है? विश्वसनीयता का अभाव इसलिए कि इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेंगे ना आदमी, कि भी पहले क्या था, क्या अब क्या है, क्या नहीं है। शरद पवार जी भी पहले इधर जा रहे थे, फिर नेगोशिएशन नहीं हुआ तो फिर वापस उधर चले गए। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से शरद पवार जी के बारे में भी डाउट है कि क्या होगा आगे जाकर के। ये सारी बातें, कौन कौन इनके साथ रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा, ये अभी विश्वसनीयता नहीं है। आप देख लेना बड़ी, अपना आगे जाकर के 2-4 महीने बाद नहीं, तोड़ने की बात नहीं है, अपने अपने स्वार्थ से, अपने अपने हिसाब से सब जाते हैं। तो 17 दल है, उसमें कितने दल रहेंगे अपन 2-3 महीने बाद बात करेंगे तो फिर पता लग जाएगा। तो इसलिए जब तक ये साख कायम नहीं करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास में, भंडारी साहब जी बताइए। शंकर जी बड़ी कह रहे थे अमित शाह ने ये घोषणा कर दी, ये हो जाएगा। दिल्ली में अमित शाह ने कहा घोषणा नहीं की, नहीं, एक मिनट, लक्ष्य लेकर के चले, लक्ष्य लेकर चले थे ना, यूपी के अंदर तो रहेंगे। दिल्ली में लक्ष्य लिया था उन्होंने, बिल्कुल लिया था। 2/3 मेजोरिटी की बड़ी बातें कर रहे थे, क्या हाल हुआ? 3 सीट आई दिल्ली के अंदर। चलो वो तो बिहार में कर रहे हैं, उसी से तो सबक। और आपके पहले नहीं, पहले इनके नायडू ने भी 300 प्लस सीटें में बात कही थी, तभी ये हुआ था। और आप कह रहे हैं दूसरे दल मिलकर बना रहे हैं। आपके अटल जी ने 24 को लेकर बनाई थी, ऐसी क्या बात है? भूलो मत अभी बातें, उस पर आप भी गठन में गए थे। तो ये अब, लेकिन अब जनता ने आपको देख लिया, पूरा चाल चरित्र चेहरा जनता ने पूरा देख लिया है। अमित शाह को लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। ये जोड़ तोड़ वाली नीति चल जाएगी, लेकिन अब चुनाव के अंदर जो होगा तभी चलने वाली है और सब पता पड़ जाएगा। भंडारी साहब ऐसा है, यहाँ आप बैठ करके आप आम आदमी की पार्टी की बात कर रहे हो, दिल्ली में तो बोलती बंद हो रही है। बोलते आप बंद हो रही है, बंद हो रही है। 3 सीटें आपकी आई थी। नहीं, मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी बात कर रहा हूँ, पता ही नहीं है। सीबीआई आपकी, सीबीआई छाव मार ले, क्या मिला बताओ तो मुझे आप। सीबीआई, ईडी, डीबी सारी आपकी है, क्या वो बता दो। जिसको आपने पकड़ा पेंसिल सेक्रेटरी को, उसने एफआईआर दे दिया आपने। सुशील शर्मा साहब के पास उसके बाद ये काम कर रहे हैं, देखिए आप वहाँ बिजली के दाम आधे किए हमने, या 2.5 महीने गए। एक कामों की बात करनी, नहीं काम क्या कर रहा हूँ ना। तो इश्यू ये है कि प्रतिपक्ष बीजेपी का जो मिशन है 2019 को साधने की कोशिश की 50 सीटें रहेगी। चुनाव दूर है, लेकिन हर राजनीतिक दल 2019 की ओर देख रहा है। मेरा सवाल वो है, मैं सुशील जी जानना चाहूंगा कि शंकर अग्रवाल जी ने साफ कहा
कि गठबंधन बनते हैं, कोई नई बात नहीं है, बनाना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच विश्वास लेके जाने की, और विश्वास इस बात का कि गठबंधन जिसको हम मत भी देंगे वो आगे चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। प्रतिपक्ष के सामने एक परेशानी हो सकती है ये। देखिए योगेंद्र जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। 2019 में जब चुनाव आएगा जी, तब जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी, उनकी सरकारों की होगी। बिल्कुल, इसमें अधिकतर उनकी सरकारें हैं और अधिकतर इनको जनता ने पूरा वोट दिया है। वो जवाबदेही उनकी होगी, जनता के बीच जाके जवाब उनको देना है। और जो जिस तरह से कहते हैं कि अमित शाह जी ने ये कर दिया या मोदी जी ने ये कर दिया, तो इनका मैनेजमेंट का पंजाब में क्या हुआ, इनका मैनेजमेंट का गोवा में क्या हुआ, इनका मैनेजमेंट का जो है वहां मणिपुर में क्या हुआ, इनका मैनेजमेंट कैसा आपके सामने है। अब तो जवाबदेही इनकी एंटी इनकम्पेंसी, इनकी फेल्योरशिप और ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जनता इनसे आज ही जा चुकी है। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे जो भी दल है वो सक्रिय रूप से अपने अपना काम कर रहे हैं। पहले इनको 29% वोट मिला है, 31% लोगों ने तो इनके खिलाफ वोट डाला है। और कांग्रेस और बीजेपी में तो 3 करोड़ का ही फर्क है, 10 करोड़ से ज्यादा वोट तो हमें मिले हैं। इनके को ज्यादा फर्क थोड़ी है। कौन से कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता इनको समझ गई है और अगले 1.5 साल के अंदर और समझ जाएगी। और जब ये वोट लेने जाएंगे तो वो पूरा कहेंगे लाओ 15 लाख रुपए कहाँ है वो सारी बातें आपने जो वादे नहीं, आप क्या हम इस जनता को भूलने नहीं देंगे। वोट आधे मिले कांग्रेस को, हमें 17 करोड़ मिले, आपको 9 करोड़ वोट मिले। आपको जनता जो अब आने वाले समय में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और जो आपकी स्थिति है उल्टा या सीधा वो अलग बात है, लेकिन आंकड़े तो फिगर ठीक कर लें। समय देश की जनता तय करती है, देश की जनता टारगेट तय करती है, देश की जनता नेता बनाती है, श्याम शर्मा साहब जनता प्रधानमंत्री बनाती है, अमित शाह या दूसरे लोग नहीं बनाते। सुशील जी, मैं आपके पास में आऊंगा, श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में है। श्याम जी, ये बात सही है कि देखिए 2 बातें होंगी। आप बीजेपी के सामने जो चैलेंज होगा, जब ये 2014 का चुनाव था उस समय प्रतिपक्ष में थी तो एग्रेसिव थी बीजेपी, अब डिफेंसिव होगी, क्योंकि आपको अपनी बात कहनी है, प्रतिपक्ष के हमलों से भी बचना है। और ये बात सही होती है कि जब सरकार होती है तो थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, किसी क्षेत्र में आपको ज्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो स्थितियां वो वाली नहीं रहती है। लेकिन फिर भी बीजेपी 360 का लक्ष्य लेकर के चल रही है। दूसरा, शंकर अग्रवाल जी का एक सवाल था जो लगता भी है कि जो कुनबा बनेगा या गठबंधन जो बनेगा उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि विश्वसनीयता क्या होगी। जो मतदाता है वो ये देखेगा कि मैं जहां वोट डाल रहा हूं कि ये गठबंधन लंबा भी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। योगेंद्र जी, आप 1 मिनट में काट रहा हूं बीच में श्याम जी की बात को। विपक्ष के जो ये 17 लोग मिले हुए हैं उनमें से कई लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि 2019 को भूल जाइए, आप 2024 की तैयारी करें। ये कई लोग कह चुके हैं। लोग हैं जो नहीं, हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं है, आप ही के लोग हैं। आपकी भाषा बोल रहे हैं, 17 लोगों की बात कर रहा हूँ। जी जी, जनता इनको आजमा रही है, जनता सब देख रही है। योगेंद्र जी, जिस प्रकार के हालात देश में चल रहे हैं, क्योंकि 3 साल का शासन पूरा, 3.5 साल का करीब शासन पूरा एनडीए गवर्नमेंट का हो चुका है जी, लेकिन करप्शन का आरोप अब तक नहीं लगा पाए। विपक्ष किसी तरह से करप्शन का आरोप तो नहीं लगा पाए। कुछ स्थितियों में हो सकता है तो काम का जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आया है, उसमें विचलित होने की स्थिति तो आ गई है। लेकिन ये बात सही है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जिस प्रकार से काम शुरू किया है, 4 लाख विस्तारक उन्होंने लगा करके मैदान में छोड़ दिया। बिल्कुल एक रणनीति जो बनाई है उन्होंने। अगर इस तरह की बातें अगर अभी से 28 अगस्त का अगर वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को बुला करके दिल्ली में बात करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजी का तैयारी शुरू कर दी। तैयारी की तो बुराई करनी नहीं चाहिए। वो कोई बीजेपी अकेली नहीं है, बीजेपी ने अपने एनडीए का शासन, क्योंकि अगर इतने बहुमत लेकर, इतनी सीटें लेकर भी उन्होंने अपने साथियों को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने सरकार में शामिल करके रखा। उनको पता था कि आने वाले समय में कोई संकट आएगा तो ये लोग हमारे सहयोगी बनेंगे। अब नीतीश कुमार जो अलग थे उनको भी ले लिया तो उनका संगठन मजबूत हुआ है। एनडीए पहले से कमजोर होने के बजाय सर्वशक्तिशाली बनी है। इन्होंने 17 दलों को लेकर के साझा विरासत बचाने की बात की है, शासन में आने की बात नहीं कर रहे। ये अपनी विरासत बचा लो, किसी तरह से किस तरह इज्जत बचा लो। तो ये जो क्या बातें कर रहे हैं तो वो शासन में आने की बात उल्टी पड़ रही है उल्टी। तो इसलिए अब उनके पास क्योंकि शासन है, और आप देख लिए कितने जगह, 14 जगह तो 13 जगह तो इनका खुद का शासन है और 4 जगह इनके सहयोगी हैं और 5 जगह हो गए। तो इस प्रकार से जब 18 जगह इनका सब कुछ है, 19 के करीब हो गया, तो अब ये विपक्ष कहने की स्थिति में तो है हम एक हो जाएंगे। मायावती किस प्रकार की स्थिति में, मुलायम सिंह किस प्रकार की स्थिति में, लालू प्रसाद किस प्रकार की स्थिति में, तो और राहुल गांधी खुद किस प्रकार की स्थिति में, तो किस प्रकार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी से शासन में आने की बात तो कह ही नहीं रहे। वो तो कह रहे कि हमारी साझी विरासत बचा लो, एक जगह बैठ के बात तो करो। बैठ करके बात होने की बात हो रही है, वहां वो अभी से शासन का
तंत्र किस प्रकार से मजबूत हो और वोट किस प्रकार से ज्यादा लिए जाए, वो रणनीति तैयार शुरू कर दी है अमित शाह ने। और आप देखेगा कितने प्रदेशों में जाकर के 3 दिन का प्रवास करके वो बता 110 दिन के प्रवास में। तो इस तरह की बातें यदि कर ले, आप बताइए कोई ऐसा बड़ा दल है जिसका कि मध्य प्रदेश में गए देखो लोकल चुनाव के अंदर बीजेपी का कितना नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र गए वहाँ देखो लोकल चुनाव में सुनील जी ये सब बातें आ रहे हैं। अगर ऐसी बात कर रहे हो आप, जो है आप सुनिए तो सही, गीत गाना बंद करो भाई। मैं गीत नहीं गा रहा, आप देखिए राहुल गांधी कहता है स्वच्छ भारत की जगह स्वच्छ भारत की बात करो, कहता जरूर है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं आपकी बात भी नहीं मैं बताऊँ, आपकी स्थिति खुद की कितनी पंजाब में आपने क्या कहा, इतनी आपने भी कहा कि बीजेपी इतनी सरकारें बन गई हैं। आपको ध्यान होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पावर में थे, उस टाइम भी इनकी बहुत सारी सरकारें बन गई थी, इसीलिए 8-9 महीने पहले चुनाव गए थे। उसे आप 9 महीने पहले चुनाव गए थे आपने, नहीं इससे गए थे, नहीं उस टाइम भी 13 जगह इनकी 13 जगह नहीं विधानसभा में 12-13 जगह विधानसभा में कितनी सीटें जीती? हमने 4 जीते ना, 4 जीते ना हमने। दिल्ली में कितनी सीटें जीती? दिल्ली में नहीं जीत पाए, क्या हुआ उसमें? जहाँ आपने विधानसभा की जीती हमने, उसके बाद लोकसभा विधानसभा में इनकी लोकसभा जीतने की क्या होती है वहाँ पर? देखिए आप इंडिपेंडेंट में बात करिए, आप पत्रकार हो, माध्यम से आप केजरीवाल जी को बात पहुंचाना चाहते हैं कि पूरे देश भर में आपने एक पक्ष की पूरी बात की है, पूरा आपने कहा अच्छी सरकारें बन गई। मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस लौटता हूँ। हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं मिशन 360 प्लस अमित शाह का, यानी कि बीजेपी का मिशन 2019 के लिए 360 प्लस। और प्रतिपक्ष एकजुट होने की जो कोशिश कर रहा है साझी विरासत के नाम पर, लेकिन कौन कौन दल होंगे? फिलहाल तो 17 दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, लेकिन ये क्या विरासत बचाने की जो पहल है या फिर प्रतिपक्ष मजबूती के साथ में इकट्ठा होगा इस नाम से, वो एक बड़ा सवाल यूं बना हुआ है कि क्या ये सारे लोग टिक पाएंगे? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस पूरी जो विषाद के बड़े खिलाड़ी के रूप में देखे जा रहे हैं, वो इतना सहज नहीं है। नीतीश कुमार जो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के अगर कहीं सबसे पहले जब उन्हें प्रोजेक्ट किया था बीजेपी ने गोवा की अपने राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मेलन में कि नरेंद्र मोदी हमारे चीफ कैंपेनर हो, उस समय प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर रहे थे, लेकिन फिर चीफ कैंपेनर उन्हें बनाया गया। तब सबसे पहले जाने वाले नीतीश कुमार थे। ये कहा जाता है कि जानी दुश्मन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के। उन्होंने चेक भी लौटाया, जब वहां पे फ्लड के लिए उन्होंने चेक भिजवाया गुजरात से, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उस वक्त थी, लेकिन यही नीतीश कुमार वापस चले गए। तो यह तो तय माना जाना चाहिए कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या विरोधी नहीं है। कई लोग हो सकते हैं कि जिनमें से टूट के चले जाए। मैं कांग्रेस और कॉमरेडों की बात नहीं कर सकता, बाकी पता नहीं कौन किसके साथ में बैठेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल एक हो सकता है कि एक पहल की गई है कि चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, और एक 29 तारीख की जब पटना लालू की जो रैली होगी उसमें भी ये लोग पहुंचेंगे। श्याम जी के पास में वापस में जाऊंगा। श्याम जी देखिए, सवाल ये है मेरा कि साझी विरासत के नाम पे प्रतिपक्ष पहल कर रहा हो, इसका ऑपरेशन अलग अलग अंदाज में किया जा सकता है कि फिलहाल अपने दामन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि अपने एक पहचान है उसे बचाने की पहल की जा रही है। पहल कुछ भी हो सकती है प्रतिपक्ष की। शंकर अग्रवाल जी के इस सवाल में दम है कि सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में जाने के लिए, मतदाता के बीच में जाने के लिए आपकी विश्वास है कि हाँ इस पर भरोसा मैं करूं कि नहीं करूं। अरविंद केजरीवाल बेशक के आरटीआई के आंदोलन के माध्यम से निकल करके दिल्ली की जनता को उन्होंने भरोसे में लिया और कहा कि मैं आपकी जनता के बीच हूं, आपके लिए सेवक के रूप में आया हूं। 70 में से 67 सीट जीतने में कामयाब रहे। वो एक विश्वसनीयता थी। अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो एक क्रेडिबिलिटी वाली बात थी। आज प्रतिपक्ष की भूमिका में जो दल हैं उन पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन इनका चल पाएगा, और गठबंधन का फिर नेता कौन होगा, क्या प्रधानमंत्री का फेस इनमें से कोई। तो लड़ाई जो चीजें हैं, अभी बीजेपी इतनी सहजता के साथ इन सब चीजों को छोड़ेगी नहीं। और जो पीछे का इतिहास देखिए, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है तोड़फोड़ जिस तरह का चला है, क्या लगता है आपको कि 2019 को इतने सहजता से प्रतिपक्ष के हाथ में सौंप पाएंगे? देखिएगा कि ये तो बात सही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो तो एक अलग तरह की जोड़ी बन गई है देश में।
और ये दिखाने का संगठन संभाल रहे हैं अमित शाह, सरकार संभाल रहे नरेंद्र मोदी। यदि दोनों का तालमेल जब ठीक ढंग से हो जाता है तो बाकी की स्थिति तो आप देख लीजिए। अब आप जो अभी कह रहे थे कि प्रतिपक्ष पर अब किसकी अगुवाई में इन्होंने साझा विरासत बचाने की बात की है, जिसके पास जिसको छटक के आ गए बाहर। आप देखिएगा जिस प्रकार से शरद यादव ने कहा है कि अपन साझा विरासत बचाएं, इसकी बैठक करें, तो अगर उसके पास खुद का औकात, खुद की स्थिति क्या है, खुद क्या है। अब राहुल गांधी से एमपी बन के आएंगे राज्यसभा में? आप जो आज उनके पास संकट अलग तरह का खड़ा हो गया है। विपक्ष है मजबूत स्थिति में इसलिए नहीं हो पा रहा कि बिखराव की स्थिति बहुत बिल्कुल बिल्कुल क्या एकजुट हो पाए। लालू के पास सबसे बड़ा जो वास्तव में सत्ता की सीढ़ियां जहां सोचता है उत्तर प्रदेश, वहां पे क्या मायावती और अखिलेश, हालांकि बयान आ रहे हैं इनको कि हम उनको रोकने के लिए हम एकजुट हो सकते हैं, लेकिन उनमें से भी लीडर कौन होगा? मायावती, मुलायम सिंह, उनके अखिलेश जी, तीन तरह की स्थिति अलग बन गई है। अब बिहार में जो स्थिति इनकी कमजोर थी, अब इन्होंने अगर नीतीश कुमार शामिल हो गए तो बिहार में स्थिति इनकी ठीक बन गई। तो आने वाला समय जो आप बार बार सुशील जी कह रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति ठीक कहाँ है, ये बता दीजिए ना। कांग्रेस कोई जमाने में नंबर 1, नंबर 2 की पार्टी हुआ करती थी। आप जाके चौथे नंबर, 5वें नंबर पे कई जगह स्थिति में आ गए जहाँ की स्थानीय पार्टी तो आपसे हावी हो रही। आपने यूपी में जाकर के किसके साथ समर्थन किया? किसी जमाने में ये था कांग्रेस वर्सेस ऑल बिहार में क्या पार्टी, किसके साथ संगठन किया? अब बाकी जगह जाके क्या करेंगे? अब ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में आप बहुत खराब, राजस्थान में आप सेकंड पे हैं, या मध्य प्रदेश में सेकंड पे हैं, या छत्तीसगढ़ में सेकंड पे हैं। ये उत्तर भारत के लोग में तो आप अच्छी स्थिति में है, बाकी जगह आपकी स्थिति गौण हो गई। जहां पर ईस्ट वेस्ट में तो बीजेपी का कहीं बोलबाला नहीं था, लेकिन वहां बोलने की स्थिति बन गई। तो आप एक जहां पर बोलबाला नहीं है वहां आप जाकर के स्थिति में पैदा करने जा रहे हैं, और वहां जाकर के संगठन का ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो ये तो कहना पड़ेगा कि उनका संगठन मजबूती की तरफ हुआ है। चाहे भले ये विपक्ष भले ही उनके ऊपर आरोप लगा दे, करप्शन का आरोप तब तक किसी ने लगाया नहीं, अगर लगाना चाहिए था। ये बात जरूर है कि उन्होंने जो कुछ वादे किए वो वादे पूरे जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए। एक भी नहीं किया। कौन सा वादा बता दो मुझे? बात तो ठीक है। नहीं, आप ये आप पक्ष बताओ कितने वादे पूरे कर दिए? आपने कितने वादे किए? आपने कहा नहीं कोई वादा पूरा नहीं किया। हम आपको कह रहे हैं वादे नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। देखिएगा कि जो आपने सुना नहीं, उनका एक कहना है कि करप्शन के आरोप प्रतिपक्ष से इसके अलावा कितने वादे पूरे कर रहा है, लेकिन वादों की बात है तो वादों की मैं नहीं कह रहा कि पूरे हुए कि नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि 2022 तक हम मकान देंगे। नीति तो ठीक है, नीति में तो आप भी विरोध नहीं कर सकते, विरोध करें तो आप बता दीजिए। तो आज तो 19 तक का ही है, निश्चित रूप से क्या है कि क्योंकि 2022 क्यों कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 2019 तक करने की बात कर रहे हैं। वो 2019 की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास शासन आने की स्थिति बनी हुई है। वो इस बात को कहना चाहते हैं कि लाल किले से भी जो कहा है कि 2022 में नया भारत होगा, योजना कहा बच्चों के किसानों से आमदनी दुगनी होगी, बच्चे आज से मर गए हैं। आप क्या समझ रहे हो? तो घटना का मतलब शर्म की बात है, एक देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि वो अच्छी बात हुई है। नहीं तो नीतीश के मामले में 5 मिनट ट्वीट कर दिया। यहाँ क्या दिक्कत है? राजनीति में क्या कुछ होता है आपको पता है? नहीं, आप मतलब डिफेंड मत करो। आप कहिए गलत किया, आप कहिए गलत किया। नहीं, आप इंडिपेंडेंट ये कहते हैं ना शंकर जी, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये कहिए मोदी गलत काम किया, बच्चे हाथ में मर गए। आप बताइए, हमने बिल्कुल कहा प्रधान, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि गलत क्या मोदी जी ने, बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी आई। नहीं, बच्चे मोदी गलत किया ना, कोई सांसद जी कोई शब्द निकाले नहीं। देश की स्थिति में यदि मैं आप नहीं बोल पाएंगे, आप खिलाफ नहीं, मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा? शंकर जी कहते तो समझ आती है। आप तो भाजपा के प्रवक्ता की बात करते हैं, आप जो चीजें हैं उसको नहीं बुराई नहीं होने। आप कहते हैं कि मोदी ने गलत काम, ये बात का पक्ष ले सकता हूँ क्या? नहीं, मैं पक्ष नहीं है ही नहीं स्थिति। नहीं, सच्चाई बताइए ना। अगला चुनाव तो होगा ही, अगला चुनाव तो होगा ही नरेंद्र मोदी वैसे केजरीवाल। ये तो पार्टी ने दिल्ली में कुछ अच्छे काम किए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसकी प्रशंसा की जानी। मैं ये कह रहा हूँ, आपको अपनाना चाहिए। नहीं, हमको अच्छा लगता है। आप कहते थे, मैं नहीं कह रहा। नहीं, आप ये कहते हैं ना मोदी ने कहा था ये काम जो नहीं किए, 15 लाख वाली बात नहीं की उन्होंने, किसानों की आदत कर रही है। बात तो ये तो जुमला हो गया ना, कह चुके हैं ना, जुमला हो गया ना। आप कहते हैं कैसे नेता है जुमले की बातें कर रहे हैं, और 200-300 और अब 3,000। आपके केजरीवाल जी ने क्या क्या कहा पंजाब में और बाकी जगह, तो जो कहा हुआ काम कर दिखाया ना उन्होंने, पता काम कर दिखाया स्टेट आपके पास है नहीं, वह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, काम कर रहे हैं। अब तो आप वही करें, भाजपा की बात करें, आप हमारी बात करें, भाजपा की बुराई कहाँ? मैं इसमें एक अगला चुनाव केजरीवाल वर्सेज नरेंद्र मोदी ही होने वाला है। दिल्ली में या देश में? देश में सर, देश में कहा वो तो एक बात लगती है केजरीवाल जी
पुराने जमाने की बात कितने वोट लाए, कितने वोट लेके आए थे आप देखिए ना, दिल्ली को छोड़ करके गए थे, कितने वोट लेके आए बनने की सब ये देखिए आप, कितने वोट लेके आए, देखना चाहिए कितने वोट लेके देखिए ना, सेकंड नंबर पे रहेगा। दो बातें क्या बात कर रहे हो, सेकंड नंबर पे दो बातें कहना चाहता हूँ। अगर केजरीवाल जी को खुद को जाके पूछेंगे ना कि भाई अगला चुनाव क्या होगा, तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी वर्सेज वो क्या नाम रहे, जनता को लग रहा है एक मिनट मेरी बात पूरी करने दो। अमित वो ये कहेंगे, वो भी ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और वर्सेज जो है केजरीवाल होगा। लेकिन मैं जो पहले भी कह रहा था, बीच में वो बात कट गई, मैं ये कह रहा हूं कि देश भर के अंदर सारी जगह पर आम आदमी की बोलती बंद हो गई और भंडारी साहब यहां पर पूरा झंडा और पूरी तरह से लिए हुए हैं। इसलिए केजरीवाल जी को मैं एंडोर्स कर रहा हूं कि स्पेशली इनको धन्यवाद देना चाहिए। कोई आप राजस्थान में तो जिंदा हो कम से कम, चुनाव लड़ पाएंगे वो लड़ेंगे अलग बात है, पर कम से कम पता नहीं ग्राउंड लेवल की कम से अपने हालात की बातें याद करके देखिएगा। तो बीजेपी के पास क्या 2 सीटें, तब क्या हुआ था फिर? दूसरी 2 सीटों से 320 और दूसरी 2 आई थी ना, तो बीजेपी की 2 सीट आपके लिए प्रेरणा है। हम 4 हैं, तो 4 हैं, वो आपके पक्ष वो 2 आई थी, वो चारों भी पक्ष में नहीं, वो 2 आई थी ना, हम 4 ले गए। दूसरा मेरा ये कहना है, तो ये 17 दलों की जो बार बार में बात हो रही है ना, अब क्या है कि एक देश के अंदर एक वातावरण बन गया है कि नेशनल पार्टीज को ही लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे, ये छोटी पार्टियों को नहीं करेंगे। सुशील जी के लिए राहत की बात है, जो सेग्रीगेट होंगे ये सारे लोग, जी फिर कांग्रेस मुक्त भारत का तो एजेंडा गायब होगा। नहीं होगा या नहीं, देखो विपक्ष रहेगा, ऐसा नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त भारत का एजेंडा का मतलब तो यह कि देश भर में सरकार बन जाएगी, लेकिन विपक्ष तो रहेगा ही, ऐसा थोड़ी है मर जाएंगे कोई। तो इसलिए कांग्रेस, इसलिए मेरा ये कहना है, ये जो छोटे दलों की बात, ये सब कंसोलिडेट हो जाएंगे। एक बात, दूसरा मैं पार्टी की बात पे आता हूं, जो 350 लक्ष्य या 360 की बात कही है, उसमें क्या है कि पिछली बार जो हमारे साथ पोजीशन थी, एक तो इमीडिएट चुनाव था और ये जैसे जैसे हमारी जितनी ताकत थी वो सब सिलती। 428 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 282 हम जीत के आए, ठीक है ना। अभी उसके अंदर से भी उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश की 163 सीटें हैं टोटल, जिसमें से हमारे पास केवल 7 सीटें थी, केवल 7 सीटें थी, और सहयोगी दलों को मिलाकर के 17 सीटें थी हमारे पास में। और अगर मान लो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट छोटे छोटे ये 2-2, 3-3 सीटों वाले और ऐड कर लेते हैं, तो ये 200 सीटों के आसपास होती है, और उसके अंदर हमारे पास में केवल 20 सीटें थी। तो अभी आपने देखा होगा कि उड़ीसा के अंदर 3-4 दिन के लिए अमित शाह गए, वहां पर भी एक बड़ी यूनिट सारा इकट्ठा किया। तो हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो ये है कि जिन जिन स्टेटों में हम कमजोर रहे, उन स्टेटों के ऊपर किसी तरह से फोकस करके और हम आगे बढ़े। जैसे अभी उस टाइम नरेंद्र मोदी का तूफान था, मेरी बात पूरी करना। दूसरा, वेस्ट बंगाल में आपने अभी देखा कि जितने भी निकायों के चुनाव हुए उसके अंदर सेकंड नंबर पे बीजेपी है। हम जीते नहीं है, पर सेकंड नंबर पे बीजेपी है आज की तारीख में। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम बढ़ रहे हैं इस बात को कि 360 की जो बात कर रहे हैं, मैं उसके फेवर में यह बात कर रहा हूं कि आप हर जगह के चुनाव देख लो। उड़ीसा के अंदर चुनाव हुए, स्थानीय निकायों के भी और ग्राम पंचायतों के भी, तो सेकंड नंबर की बात कर रहे हो, तो इसलिए वहां भी हम जीत के भी आए और प्लस सेकंड नंबर पे भी रहे। तो इसलिए हर जगह पर जो हमारी स्थिति अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, वो जाते जाते 1 साल के अंदर हम और इंप्रूव कर रहे हैं। बर्नार्ड साहब, मैं सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, देखिए बात वही है, विश्वसनीयता की बात, और कौन किसके साथ में रहेगा, नेता कौन होगा, ये एक विश्वास जमाना होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने एक फेस है, लीडरशिप सिंगल है, सब जानते हैं कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो दूसरा ये फंड बंटवारा कोई इश्यू नहीं होगा। आप लोगों के कांग्रेस में हो सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप जिनसे गठबंधन करने जा रहे हैं वो भी सब ख्वाब पाले बैठे कि हम कम क्यों। नहीं, देखिए ये कोई समस्या नहीं है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपकी जहां सरकारें हैं उस पर बच्चे किस तरह से मर रहे हैं, और उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। किस तरह बॉर्डर के ऊपर कितने हमले हुए हैं, कितने सैनिक मारे गए हैं, कितना असंतोष वहां फैला है। ये तो कमजोरियां हैं सरकार की, आप जना देंगे। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं कि विश्वसनीयता और आप प्रतिपक्ष को लेकर के देखें, आज कांग्रेस अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी, आप लोग जानते हैं अच्छे से, क्योंकि ये बात कह भी चुके हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम सबको धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ आना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करेंगे कौन और उसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, कांग्रेस की जो लीडरशिप है मजबूत है, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जो आप जो बातें कर रहे हो ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय तो ये है कि सरकार बैठी हुई जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, और जवाबदेही जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की, उनके सरकार के मंत्रियों की होगी।
और उसके खिलाफ आज राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जहां भी संकट आता है, जहां भी समस्या आती है, वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा रही है कि वो बाटे फेंक करके मरवाने का प्रयास इन्होंने किया, जहां सुरक्षा इनको पूरी मिलनी चाहिए थी, और एमपीज को खरीदा जा रहा है, एमएलए को खरीद करके और गठबंधन को तोड़ करके इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि गुजरात हो चाहे कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। हमारी स्थिति मजबूत है और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप देख लीजिए जी, लोकल निकायों के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ, और गुजरात हो चाहे दूसरे राज्य हो, जहां जहां परिणाम 2-4 दिन में देखो आप आ रहे हैं, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ रहा है, कांग्रेस के लोग ज्यादा जीत रहे हैं। तो जो स्थिति है, जनता विपक्ष बनाती है, जनता सत्ता बनाती है, और जनता के विपक्ष के लोग जनता के प्रति दायित्व है उसको निभाएंगे। और राहुल गांधी जी पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में निभा रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल का मामला हो, चाहे हमारे दूसरे जो प्रकरण चल रहे हैं उसका मामला हो। आप देखिए कि विपक्ष जो है निश्चित रूप से आज जो साझी विरासत की बात हो, चाहे दूसरे संगठनों की बात हो, सबका उद्देश्य यह है कि देश एक रहे, अखंड रहे। और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये तो काम पे विश्वास ही नहीं, ये तो शमशान और कब्रिस्तान में उतर जाते हैं। ये इनका तो लाइन ही अलग है। ये तो नए देश बनाने की बात करें, नए भारत बनाने की बात करें। अरे साहब, आप जो 3 साल में भी राज करें उसका जवाब तो दो। आपने जो वादे किए उनका तो बताओ, क्या किया आपने। आज हर क्षेत्र के अंदर असंतोष फैला हुआ है। आपने नोटबंदी लगा करके आपके खुद जो श्रम संगठन है वो कहता 50 लाख रोजगार हो गए। आपका होगा, ये तो आपके पास में मुद्दा है, यही मुद्दे हैं। जनता के बीच जाएगा, लेकिन हिसाब किताब पूछा जाएगा। जानना चाहिए और जानना चाहिए और सत्ता पक्ष को देना भी चाहिए। गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, देखिए देना चाहिए सरकार को भी जवाब, और आपको जानना भी चाहिए। और आप ही को क्यों, आम हिंदुस्तान का मतदाता भी जानना चाहता है कि जिस मैनिफेस्टो को या अपने संकल्प पत्र लेकर के जनता के बीच आए थे उसका क्या हुआ, कोई भी जानना चाहेगा। लेकिन यहां सवाल दूसरा है, ये प्रतिपक्ष की सभी पार्टियों का एजेंडा होगा कि हमारा ये है, और हर आदमी की अपनी तैयारी भी होगी। वहां सबसे बड़ी जो परेशानी की वजह रहेगी, क्योंकि ये देश पहले भी इस बात का स्वाद चख चुका है कि जब इंदिरा गांधी को रोकने के लिए प्रतिपक्ष के सारे दल एकजुट हुए थे, आज वो स्थिति हो, नरेंद्र मोदी बनाम आज इंदिरा गांधी के रूप में हम नरेंद्र मोदी को स्थापित करके देख सकते हैं। और प्रतिपक्ष की जो पार्टियां उस वक्त की, चाहे जनता पार्टी हो चाहे दूसरे पार्टियां हो, सब मिलकर के इंदिरा गांधी को रोकने की कोशिश की थी। उस वक्त के एक तानाशाह को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो आज स्थिति आप लोगों के साथ में है, लेकिन लीडरशिप को लेकर के बाद में हुई थी। जब सरकार बनी तो वही बिखराव हुआ, वही जनता एक स्वाद चख चुकी है। और यही विश्वसनीयता का सवाल आप लोगों के सामने हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल नहीं है, हमारे सामने कोई विश्वसनीयता का सवाल इस मामले में नहीं है। देश के लोग लोकसभा मेंबर जीत के आएंगे, सारे लोग मिलकर लड़ेंगे और समय सारे मिलके सांसद तय करेंगे, उसमें ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। ये तो खामखा एक जो अफवाह फैलाई जा रही है, लीडरशिप नहीं है सामने, ये नहीं है वो नहीं है, ये एक सोची समझी भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की रणनीति है, जिससे विपक्ष का जो मजबूत नेतृत्व है उभर के सामने नहीं आए, और जो वास्तव में जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनसे ध्यान हटाया जाए। जब राहुल गांधी जाता है तो सारे बीजेपी के मंत्री कैसे पीछे लग जाते हैं, जब वो कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो आप उसके इतना क्यों घबराते हो। जब राहुल गांधी बोलता है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का मीडिया जो है वो ऐसा हड़बड़ाता है, ऐसा घबराता है, ऐसा जो है। आप जिस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री नहीं रहे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, उनके बारे में इस तरह की बातें करते हो। वो नौजवान देश के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, बेरोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मौके पे जा रहा है, सारा काम कर रहा है, इसमें विपक्षी भूमिका निभा रहा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो ये चिंता का विषय ये है कि जवाबदेही जो सरकार में बैठे उनकी होगी। मोदी जी भी पूरे देश में घूम घूम करके उस समय क्या क्या बातें कर रहे थे सब आपको पता है, लेकिन वही स्थिति बनने वाली है। अब मोदी जी से सवाल किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही होगी, और जनता के बीच जब ये जाएंगे जब इनको पता लगेगा। देखिए योगेंद्र जी, बात भंडारी साहब 360 सीट की बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी का 2014 में जबरदस्त ग्राफ बढ़ रहा था, एक तूफान सा लग रहा था, लेकिन बिहार चुनाव तक मोदी के चेहरे को काम में लिया गया। उसके बाद लगा कि नहीं, मोदी जी का चेहरा काम नहीं कर रहा है। तो आपने देखा होगा उसके बाद जो चुनाव हुए वहां मोदी जी को इतना दिखाया गया और इतनी सभाएं नहीं की, लेकिन यूपी उत्तराखंड में फिर दिखाया गया नहीं, इतना ज्यादा दिखाया गया। जिस ढंग से पहले दिल्ली के अंदर हमारा नेता दिल्ली में नहीं, जहाँ दिल्ली में और दूसरी पार्टियों दिल्ली में और बिहार में जो मोदी फायदा हुआ है, दिल्ली बिहार में जो मोदी चेहरा था वो उतना नहीं दिखाया गया। और उसके बाद में जो भी इनके कार्यकर्ता में असंतोष है, वो कह रहा है कि सब तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं। तो जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनके मन में घबराहट पैदा हुई है। उन कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम 360 सीट ले आएंगे, ताकि उन कार्यकर्ताओं को जोश आ रहा है। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं का आरएसएस का हाल खराब हो रहा है। वो मतलब आप देखिए, कहीं आप डिस्कशन जाते हैं, जनता में उनको मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है।
हर आदमी पूछता क्या बताइए क्या काम कर दिया। गाय की बात करते हैं, गाय मर रही है, मुझे बता दो। एक्सपोर्ट मांस का लगातार बढ़ता आ रहा है। कौन सा काम है जो मोदी ने किया? हिंदू की बात करते हैं और बात करते थे, कौन मतलब आप किसान मर रहा है, नोटबंदी के व्यापारियों का हाथ खराब कर दी, जीएसटी में हाथ खराब कर दिया। बताइए जो कांग्रेस जीएसटी नहीं लगातार आप भाजपा की पैरी मत कर रहे थे, भाजपा की पैरी करने बैठे, भाजपा की पैरी बैठे, भाजपा की पैरी मैं बता रहा हूँ। नहीं जो कार्यकर्ताओं का मॉरल गिर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का मॉरल गिर रहा है। बता रहा हूँ को जवाब देने लायक नहीं रहे, जनता मुंह दिखाने रहा है। बता रहा हूँ को जो पहले आरोप था ना, जो पहला, इसलिए ये मतलब स्ट्रेटेजी में इसमें कोई दुराई नहीं है। आपका सही मानता हूं मैं कि मोदी जी और स्ट्रेटेजी में माहिर है, इसमें कोई दुराई नहीं है। भाषण देने में माहिर है, स्ट्रेटेजी माहिर है। नहीं वो तो देखो ऐसा है, नहीं दोनों इस बात में माहिर है। तो अभी समझ रहे हैं, इनको कार्यकर्ताओं में नब्ज का मालूम पड़ गया है, इनको पता पड़ गया कि अभी मोदी 3 दिन आके गए हैं, अमित शाह जाके कौन कौन लोग नहीं मैं बताऊं ना उस हिसाब जो है तो नहीं ना। नहीं इनको लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं में रिबेल होगा। अगली बार जब टिकट देंगे ना, ये कोई रिबेल नहीं बाहर जाने वालों को, ये सब दिल्ली में आज आप कह रहे हो बीजेपी के लोग मुंह छुपा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी का आता पता नहीं है कहाँ ये भी पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, हो रही है आपके अता पता नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी के लोग, आपके मोदी जी का तो यह हाल है, आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस नहीं किया, आज तक कभी किया बताओ मुझे आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किया, नहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो केजरीवाल जी ने बहुत कर दी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका क्या हुआ? जवाब दिया ना, उसका क्या हुआ? तो मोदी में ताकत नहीं है पत्रकारों फेस कर लें, इंडियन बुला के या जो इनके ऐसे फालतू अरे जीटी करने का उनको इंटरव्यू देके आए थे भैया। मैं कह रहा हूँ आप बुलाओ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब मालूम पड़ेगा मोदी जी को। जवाब देना भारी पड़ जाएगा सर। मन की बात करें, सुन थोड़ी रहा मन की बात, मजा तब आ जाए मानूंगा मैं आपके देश आपके नेताजी को क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करें, 400-500 पत्रकार आएंगे, सवाल पूछे जवाब दें, डायरेक्ट मालूम पड़े, तब पता पड़े क्या किया है। छुपते मुंह हमेशा नहीं कर रहे हैं, तो काम कर दिखा रहे हैं। अभी आ रहे हैं चिंता से काम कर दिखाएंगे काम किया है। अगर आपने काम किया होता ना, अभी हम एक जो हाल नहीं सवाल है जी सुशील जी, अभी पूरे CNN सर्वे का अखबारों में सारे सोशल मीडिया में चल रहा है कि सबसे भ्रष्ट पार्टी जो है बीजेपी है, और सबसे भ्रष्ट नेता जो है वो मोदी जी है। इसका क्या जवाब है? देखिए बात ये है, कौन आदमी किस एंगल से सर्वे करता है, उसका क्या विश्वसनीयता की। आपके पक्ष में बढ़िया होगा, आपके पक्ष में बढ़िया। हाँ कहा मेरे को पता नहीं है, इनके पक्ष में बढ़िया नहीं, इनके पक्ष में आए तो बढ़िया मान लेते हैं। आप कब कार्रवाई कर रहे हैं? आपके पक्ष में आ जाए, रजत शर्मा दिखाए तो मान लेते हैं, जीटी और सुभाष चंद्र दिखाए तो बड़े मानते हो आप। ये आम जनता में चर्चा कर, इस विषय की मुझे जानकारी नहीं है और मैंने न पढ़ा कहीं। चौधरी आगे इसको वेरीफाई करें तो मान लेते हैं। जो फाइनल बात मैं जो अंतिम बात कर रहा था, ये कह रहा था जैसे सुशील जी ने वो काम गिनाने लगे, ये गिनाने लगे, वो कामों की बात तो अपन जब भी करेंगे। आज पॉलिटिकल एजेंडा था इसलिए कोई काम की बात मैं लेके भी नहीं आया। काम का बात तो अपन करेंगे तो मैं आपको काम सारे गिना दूंगा भी कितने काम हुए कितने नहीं हुए। और दूसरी बात सुशील जी ये कह रहे थे कि हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो हमें मुबारक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुबारकबाद कि आप विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाते रहे, वो 2019 के बाद में भी और अभी भी। दूसरा ये कहना मेरा 100% यही कह रहा हूं मैं, जनता तय कर देगी, कर रखी है जनता ने। अच्छा दूसरा मेरा ये कहना है कि जो मैं एक विषय छूना चाह रहा था, वो शायद योगेंद्र जी ने कुछ भाषा में कह दिया कि भाई इंदिरा जी और की आज वो फेस वैल्यू थी और उनके ऊपर एक विश्वास था लोगों का, इसलिए 15 साल उन्होंने राज किया। आज नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता है तो वो बात। लेकिन मैं अंतिम बात जो कह रहा हूं, आपको ये याद होगा कि जब गुजरात के अंदर चुनाव हुए थे पहले और दंगा हो गया था, काफी परेशानी हो गई थी, सारे देश के पत्रकार लगे हुए थे कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जीत के नहीं आएंगे वहां पर, और सारे हल्ला कर रहे थे सारे देश के पत्रकार। मैं एक मिनट ये आरोप बताओ, पत्रकार भी चाहते जीते नहीं आए? नहीं पत्रकार आज कभी निकाय कोई पार्टी जीता नहीं है, ये मैं जो बात कह रहा हूँ सुनो, पत्रकारों का ये सारा सर्वे, पत्रकारों का सर्वे ये था में भी ये जीत तो पत्रकार नरेंद्र मोदी जी से जब आखिर में पूछा कि क्या आपका क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा था कि दिया वही जलेगा जिसमें तेल होगा। ये उस वक्त का स्लोगन है 2000 में जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा था 2002 में, उन्होंने कहा दिया वही जलेगा जिसमें तेल होगा। इसलिए ये देश की जनता तय कर देगी, दिया वही जलेगा जिसमें तेल होगा। अब किसमें तेल होगा नहीं होगा ये देश की जनता तय करेगी। आप और हम जितनी बातें कर सकते हैं कर ली। तो मैं वही कहता ना, अगर ये बात थी नहीं अगर यही बात थी तो 3 साल की बात कर आप काम करते रहते, अपना हुए थे 400 सीट आए थे आपकी, तो आप 3 साल की 2 साल पहले क्यों बात कर रहे हैं? आप एक माहौल बेनिफिट की बात अगर इन्होंने काम नहीं किया ना, बेनिफिट
बेनिफिट नहीं, देश के लिए सोचना पड़ेगा हमको, देश के लिए सोचना पड़ेगा कि 3-3.5 साल आपने खराब कर दिए, आपने क्या किया मुझे बताइए। सवाल आपसे सुशील जी से, दोनों से समय कम है, मैं एक आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी ने आपकी बात जो कह रहे हैं, मैं एक बार के लिए उसको भी यकीन करता हूं कि कुछ नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें 2019 की चिंता को लेते हुए एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ रहे हैं वो आप लोग। लेकिन अभी तक वो स्ट्रेटेजी प्रतिपक्ष की नहीं बन पाई है कि हम कैसे रोकने के लिए क्या करेंगे, जनता के बीच जाकर के कैसे जनता को समझाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं या चुनने जा रहे हैं वो ठीक नहीं है भारत के लिए। ये तो आपके लिए स्ट्रेटेजी नहीं है अभी तक। इन्होंने अपने पन्ने खोल दिए कि हमारी ये कि बूथ विस्तारक के माध्यम से जाएंगे, हमारा जो एजेंडा उसके लिए वर्कर किस तरह से दौड़ेंगे, कैसे मेहनत करेंगे। बीजेपी सत्ता पक्ष में होते हुए भी, और मैं भंडारी साहब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, नहीं मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने अभी तक 20 साल के अपने जर्नलिज्म में ये नहीं देखा कि 2 साल पहले किसी राजनीतिक दल ने किसी इलेक्शन की वो धरातली तैयारी कर दी है कि कभी भी अनाउंसमेंट हो तो हम तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। देखिए पहले भी की थी, अटल बिहारी टाइम की थे, 9 महीने पहले इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे, तो पहले प्लानिंग करिए, तो बिना प्लानिंग करेंगे, तैयारी नहीं, बिना प्लानिंग के कॉन्फिडेंस से बिना प्लानिंग कर देंगे। नहीं योगेंद्र जी, मेरे से आप बात नहीं समझ, भंडारी साहब 2 तरह की बात है, विस्तार एक तो प्लानिंग बताइए। नहीं मैं आप समझे नहीं, मैं संगठन के हिसाब से बता रहा हूं कि संगठन के हिसाब से एक एक बूथ तक की जो तैयारी इन्होंने की है। देखिए परिणाम को लेकर के मैं नहीं कह रहा कि जनता किसको वोट देगा, सुशील जी ने कहा कि तय तो जनता को करना है। मैं बीजेपी की तैयारी की बात नहीं कह रहा हूं। मैंने भी पहले ये कहा था, मैंने ये कहा था कि इनके कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो गए हैं, उनको मॉरल देने के लिए इस प्रकार की बातें की जा रही है, वरना काम कर दिखाए थे ना। अब मैं बताऊं, अगर काम कर दिखाते तो आगे मोदी जी क्या, ये अमित शाह क्या कहते आकर के, देखिए हमने ये काम किए हैं, इससे हमको जनता वोट देगी और 400 हमारी सीटें आएंगी या 360 सीटें आएंगी हमारी। एमपी उनको बुला रहे हैं, उनसे ये पूछ जा रहे हैं भाई जो कमजोर सीटें कौन सी स्ट्रेटेजी से करें जीते, ये नहीं काम खरीदते हैं, क्या अपनाया जाए, किस प्रकार नीति अपनाई जाए, खरीदना है बेचना है, या कांग्रेस से अच्छा उम्मीदवार है दूसरा उम्मीदवार उसको खरीद लो, उसको टिकट दे दो, उसको ज्वाइन कर लो। आपका मानना है ये काम चल रही है, 60+ का लक्ष्य रख करके इस प्रकार की स्ट्रेटेजी है, लेकिन जनता समझ गई है। पार्टी के कार्यकर्ता में जान फूकने की बिल्कुल कह रहा हूँ, अगर सच्चाई यही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना, 1 मिनट का वक्त अब है, बस मैं सुशील जी को देना चाहूंगा। सुशील जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। पार्टी ने अपने पत्ते भी खोलने शुरू कर दिए और जो तैयारी है, आपको बड़ा एक एक्सपीरियंस है, मैंने कांग्रेस की भी गवर्नमेंट देखी है, वाजपेयी साहब का भी देखा है कार्यकाल, लेकिन तैयारी इस तरह से किसी कोई नहीं करता था कि चुनाव का 2 साल का वक्त है लेकिन हम पहले से इसमें जुड़ जाएं, एक लक्ष्य लेके चलें। अभी से जो बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी क्या होगी वो एक भविष्य के गर्भ में, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दी। वो मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष उस दायरे में कहीं दिख नहीं रहा है कि तैयारी का जो एक वो बनाने जा रहे हैं पूरा अपने एक नेटवर्क, उसको तोड़ पाएंगे। दिल्ली के अंदर भी बहुत तैयारी की थी ना, 8 में चुनाव रोके थे, बिहार में हार गए, 8 में 9 में 4 लेट गए थे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के सारे चुनाव आ रहे हैं ना, जी सुशील जी अपनी तैयारी पूरी करता है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर अपने संगठन को लेकर के काम को आगे बढ़ा रही है, हर विधानसभा लेवल तक कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और हम लोग जाके काम कर रहे हैं। 5 में से 3 चुनाव उपचुनाव हमने जीते हैं बीजेपी सरकार बनने के बाद, और जो परसेंटेज लोकसभा विधानसभा में जो अंतर था वो अंतर खत्म हो गया है। ऑलरेडी कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और जिस तरह सचिन पायलट जी और हमारे सीपी जोशी जी, अशोक गहलोत जी, सारे लीडर मिलकर के काम जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह पायलट साहब पूरे देश, ये माना जा सकता है कि 2019 प्लस राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कांग्रेस ने कर दी है। तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है मेरे पास में, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। तैयारी दोनों तरफ से, चुनाव का 1.25 साल का वक्त है, लेकिन राज्यों की विधानसभा होंगी, वो एक सेमीफाइनल मैच कहा जा सकता है। लेकिन सबकी निगाहें पार्टियां इस तरह से 2019 पे टिका देंगी कि जैसे चुनाव बिल्कुल बहुत नजदीक है, समय है, लेकिन मुझे लगता है कि समय कैसे जाएगा, कैसे जल्दी निकल जाएगा, ये शायद हो सकता है कि आपको मेरे को महसूस भी नहीं हो, क्योंकि तैयारियां राजनीतिक दलों की इसी तरह से होगी, हाइप भी इसी तरह से चुनाव पकड़ेगा। लेकिन कहा यह जा सकता है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव यानी कि आम चुनाव बहुत ही रोचक होगा। एक तरफ दूसरे कार्यकाल के लिए मोदी सेना अपनी तैयारी में जिस तरह से जुड़ गई, वैसे ही जैसे कह रहे हैं कि सुशील शर्मा साहब की कांग्रेस पूरी तरह से संगठन के स्तर पे अपनी रणनीति, अपनी रूपरेखा में जुट गई है। तो वही मैं कह रहा हूं कि तैयारी चारों तरफ से हो सकती है, तभी रोचक मुकाबला होगा। आप और हम देखेंगे, इंतजार भी रहेगा। चले, लेकिन फिलहाल हमारी खास खबर में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।